जोहार, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी कुशल होंगे और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। पिछली कक्षा में हमने बात की थी क्रिया की और आज हम बात करेंगे वाच्य की। वाच्य जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं वॉइस। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं वॉइस। इसे आपने इंग्लिश में भी इसके बारे में पढ़ा होगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, बस यही चीज़ें यहाँ भी हैं। तो आज हम लोग वाच्य के बारे में जानेंगे। वाच्य का मतलब होता है किसी बात को कहने का तरीका, किस तरह से हम कहते हैं। जब हम बात करते हैं तो हमारे बातचीत से पता चलता है कि हम जैसे बोल रहे हैं उसमें कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या फिर भाव प्रधान है। बस इन्हीं तीनों की पहचान करनी है और वाच्य में इसके अलावा कुछ है ही नहीं, हमें बस इसी के बारे में जानना है। तो आज की इस कक्षा में हम जानेंगे वाच्य की परिभाषा, प्रकार और परिवर्तन। परिवर्तन यानी कि वाच्य का जो परिवर्तन है वो किस प्रकार से होता है। वाच्य में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, यानी कि अगर मान लीजिए कि वाच्य का एक भेद हम बताते हैं और दो भेद बताते हैं, तीन भेद बताते हैं, तो एक भेद से दूसरे भेद में कैसे हम परिवर्तित वाक्य को कर सकते हैं। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य से भाववाच्य में, इस तरह कैसे हम परिवर्तन कर सकते हैं, ये भी हमें वाच्य के अंतर्गत जानना है। इसको ये कर दीजिएगा। अब इसके बाद हम जानते हैं सबसे पहले वाच्य की परिभाषा। तो जैसे हमने आपसे बात की कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि उसके कर्ता कर्म या भाव के अनुसार, क्रिया के जिस रूप से उसके कर्ता कर्म या भाव के अनुसार होने का बोध होता है, उसे हम वाच्य कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तीन शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, कर्ता, कर्म और भाव। ये तीन शब्द जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं के आधार पर ये पूरा वाच्य हम जानेंगे। तो इन तीन शब्दों को हमें याद रखना है। परिभाषा हम फिर से दोहराते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके कर्ता कर्म या भाव के अनुसार होने का बोध होता है उसे वाच्य कहते हैं। ये हो गई इसकी परिभाषा। अब हम देखते हैं इसके भेद। वाच्य के प्रयोग किस तरह से होते हैं, कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग और भावी प्रयोग। अब ये तीनों भी उसी पर आधारित है, उसी तीन शब्द पर, कर्ता, कर्म और भाव। अगर कर्ता प्रधान है तो कर्तरी प्रयोग के अंतर्गत आएगा, अगर भाव कर्म प्रधान है तो कर्मणि प्रयोग के अंतर्गत आएगा, और अगर भाव प्रधान है तो भावी प्रयोग के अंतर्गत आएगा। इस तरह से जो वाच्य है इसके प्रयोग तीन प्रकार से होते हैं। अब हम पहले एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण है, प्रवर रोता है। प्रवर रोता है। दूसरा हम एक उदाहरण लेते हैं, शीला रोती है। अब इस दोनों वाक्य में हम देखेंगे कि ये जो कर्ता है इसके आधार पर यहाँ पर क्रिया का निर्धारण हो रहा है। कर्ता के आधार पर क्रिया का निर्धारण हो रहा है। तो यहाँ पे प्रधान कौन है, कर्ता है, यानी कि यह कर्तरी प्रयोग के अंतर्गत आता है। अब हम इसी का एक और रूप देखते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं। कि कर्म अगर प्रधान हो, अगर कर्म प्रधान हो तो वाक्य किस तरह से बनेगा। जैसे अगर कर्म प्रधान हो तो वाक्य किस तरह से बनेगा। साधारण एक उदाहरण लेते हैं, विमल आम खाता है। आम खाता है। एक और उदाहरण देते हैं, रोजी रोटी खाती है। अब इसमें क्रिया का जो निर्णय है वो किस प्रकार हो रहा है। इसमें क्रिया का निर्णय हो रहा है
यहाँ पे कर्म क्या है? आम है। यहाँ पे कर्म क्या है? रोटी है। दोनों में कर्म है। विमल आम खाता है। यहाँ पर क्रिया क्या है? खाता है। यहाँ पर क्रिया क्या है? खाती है। अब अगर यहाँ पे हम इस कर्म को एक्सचेंज भी कर दें, अगर हम कह दें विमल रोटी खाता है और रोजी आम खाती है, तो हम देखते हैं कि कर्म यथास्थान है और क्रिया पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्रिया किसके द्वारा संचालित हो रही है? तो कर्ता के द्वारा ही संचालित हो रही है। तो यह हो गया कर्मणि प्रयोग यहाँ पे। अब इसके बाद हम देखते हैं भावे प्रयोग, यानी कि इसमें हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे भाव के लिए रोगी से चला नहीं जाता। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं रोगी से चला नहीं जाता। यह हम एक वाक्य लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि भाव जो है वह प्रधान है। इस तरह से अगर हम इस तीनों को देखें तो हम पाते हैं कि जब क्रिया कर्ता की अनुगामिनी होती है, कर्ता की अनुगामिनी होती है, यानी कि कर्ता के साथ चलती है तो वह कर्तरी प्रयोग आता है। अगर कर्म की अनुगामिनी होती है, कर्म के बाद चलती है तो वह कर्मणि प्रयोग होता है। अगर भाव के बाद चलती है, भाव की अनुगामिनी होती है तो वह भावे प्रयोग होता है। इसके साथ साथ जो भावे प्रयोग है उसमें जो क्रिया है वो स्वतंत्र भी होती है, यानी कि वह भाव के साथ चलती है और वह स्वतंत्र होती है। तो इस तरह से हम इस तीनों प्रयोगों को यहाँ पर जान सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वाच्य के भेद। अब यहाँ भी हम देखेंगे कि कर्तृ यानी कि कर्ता, कर्मवाच्य यानी कि कर्म, और भाववाच्य यानी कि भाव, ये तीन मुख्य हैं। तो वाच्य के भेद जो हैं वो ऐसे तीन दिख रहे हैं आपको, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। लेकिन हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि एक तो कर्तृवाच्य हो गया और दूसरा इन दोनों को मिलाकर हो गया अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य, इन दोनों को मिलाकर के हो गया अकर्तृवाच्य। और अकर्तृवाच्य के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि दो भेद हैं, एक है कर्मवाच्य और एक है भाववाच्य। तो इस तरह से भी हम इसका जो डिवीज़न है, जो भेद है वो कर सकते हैं कि वाच्य के दो भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य के दो भेद होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। अब हम देखते हैं कि कर्तृवाच्य क्या है। तो क्रिया के उस रूपांतर को कर्तृवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। जैसे लड़का पढ़ता है, वाक्य में किसकी प्रधानता का बोध हो? कर्ता की प्रधानता का बोध हो। कर्तृ यानी कि कर्ता, कर्ता की प्रधानता का अगर बोध होगा तो वाक्य क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य में आएगा। अब इसमें हम उदाहरण देते हैं, लड़का पढ़ता है। अब यहाँ पे देखिए, पहले तो हम लोगों ने पद विन्यास देखा था ना, संज्ञा में, सर्वनाम में, क्रिया में। तो पद विन्यास समझना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे लड़का है, अब यहाँ पे देखिए लड़का क्या हो गया? कर्ता हो गया, पुल्लिंग हो गया, एक वचन हो गया, है ना। तो इस तरह से पदों को समझना बहुत ज़रूरी है जब हम व्याकरण पढ़ते हैं। जितनी चीज़ों को हम समझते जाएंगे उतना ही अच्छे से हम पद विन्यास करते जाएंगे। तो लड़का पढ़ता है, यह हो गया कर्ता और यह हो गया क्रिया। अब हम इस वाक्य में देखते हैं कि प्रधानता किसकी है? कर्ता की है ना, क्योंकि कौन पढ़ता है? तो यहाँ पे जवाब आ रहा है कि लड़का पढ़ता है। तो यह वाक्य क्या हो गया? कर्तृवाच्य के अंतर्गत आता है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो क्रियाएं होती हैं वह सकर्मक और अकर्मक दोनों होती हैं। कर्तृवाच्य के अंतर्गत जो क्रियाएं हैं वो सकर्मक भी हो सकती हैं और अकर्मक भी हो सकती हैं। अब हम देखते हैं कर्मवाच्य क्या है। अब जैसे ही हम एक परिभाषा को समझ लेते हैं, जैसे ही हमने कर्तृवाच्य के परिभाषा को समझ लिया, अब कर्मवाच्य की परिभाषा हमारे लिए बिल्कुल आसान है। क्यों? क्योंकि सेम पैटर्न है, बस हमें कर्ता की जगह कर्म कर देना है। देखिए
क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है। अब यहाँ पे देखिए, पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक जो है वो क्या है, पढ़ी जाती है। यह क्या है, पढ़ी जाती जो है वो क्रिया, और पुस्तक जो हो गया वो हो गया कर्म। अब देखिए, कर्म इसमें प्रधान है तो यह क्या हो गया, कर्मवाच्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं भाववाच्य। तो अब परिभाषा बिल्कुल आसान है, हमने जैसे पहली परिभाषा दी, दूसरी परिभाषा दी, ठीक वैसे ही हमें तीसरी परिभाषा देनी है। बदलना कहाँ है, तो केवल भाव और भाववाच्य दो शब्द हमें बदलने हैं। तो क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध होता है। तो जब हमने प्रयोग के बारे में देखा था तब भी हमने देखा था क्या, कि भाववाच्य में स्वतंत्र प्रयोग होता है, यानी कि क्रिया की प्रधानता भी होती है। तो क्रिया की प्रधानता होती है या फिर भाव की प्रधानता होती है, तो उस वाक्य को हम कहते हैं भाववाच्य। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, है ना। और इसमें ज़्यादातर जो वाक्य होते हैं वो नकारात्मक होते हैं, ज़्यादातर जो वाक्य होते हैं वो नकारात्मक होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता में क्या है, भाव है और भाव प्रधान है, इसीलिए यह जो वाक्य है वो क्या हो गया, भाववाच्य के अंतर्गत आएगा। अब हम देखते हैं कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्या अंतर है। कि एक तरह से तुम जान चुके हैं कि जो कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, जब हम भाववाच्य की बात करते हैं तो कर्मवाच्य और भाववाच्य की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों में क्या कुछ समानताएं हैं। जैसे अगर हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य या कर्मवाच्य में बदल रहे हैं तो हम क्या करते हैं, कर्ता के बाद जो ने का प्रयोग होता है, जो परसर्ग ने है उसको हम हटाते हैं। कर्तृवाच्य में परसर्ग जो ने होता है उसको हम हटाते हैं, और कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य में दोनों में हम क्या करते हैं, से या के द्वारा लगाते हैं। इन दोनों में हम क्या करते हैं, इसको हटा के यहाँ पे हम से या के द्वारा लगाते हैं, दोनों में लगाते हैं। अब लगता है कि जब हम दोनों में सेम प्रोसेस कर रहे हैं, दोनों में एक ही जैसा हम कर रहे हैं, तो फिर दोनों में कुछ तो अंतर होगा कर्मवाच्य और भाववाच्य में। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में अंतर क्या है। कर्मवाच्य और भाववाच्य में अंतर क्या है। कर्मवाच्य में हम देखते हैं कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। तो पहला तो अंतर ये हो गया, एक सेकेंड, पहला अंतर तो ये हो गया कि दोनों में अगर हम अंतर करें, यहाँ पे हम लिखते हैं कर्मवाच्य और यहाँ पे हम लिखते हैं भाववाच्य। सामान्य अंतर क्या होगा, तो पहला अंतर हो गया कर्म की प्रधानता, कर्म की प्रधानता होती है। इसी तरह हम भाववाच्य में क्या लिखेंगे, भाव की प्रधानता होती है। इसके बाद एक प्रमुख अंतर है कि जो कर्मवाच्य है इसमें क्रिया सकर्मक होती है। ठीक है, इसको हमें याद रखना है कि इसमें क्या होगा, क्रिया सकर्मक होगी। और ये मूलभूत अंतर है दोनों में। हम देखते हैं कि इसके आधार पे हम बहुत आसानी से कर्मवाच्य और भाववाच्य की पहचान अलग अलग कर पाते हैं। और इसमें भाववाच्य में क्या होगा कि क्रिया अकर्मक होगी, क्रिया अकर्मक होगी। क्योंकि हम लोग क्रिया पहले पढ़ चुके हैं तो हम अच्छे से जान रहे हैं कि सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं। और इसीलिए बार बार व्याकरण को एक सीक्वेंस में पढ़ाने की और पढ़ने की बात भी मैं करती हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जब तक हम एक को नहीं जानेंगे दूसरे को जानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपने क्रिया के बारे में पहले नहीं पढ़ा है, नहीं जान रहे आप,
तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे आपको क्रिया के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो इसमें क्रिया सकर्मक होती है और इसमें क्रिया अकर्मक होती है। कर्मवाच्य में सकर्मक और भाववाच्य में अकर्मक, ये दोनों में मूलभूत अंतर है। इसके बाद हम देखते हैं कि वाच्य परिवर्तन कैसे करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जाना कि वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं, सबकी परिभाषा, उदाहरण हमने देखा। इसके बाद हमने पहचान करना भी थोड़ा बहुत सीख ही लिया है कि कर्मवाच्य क्या है, भाववाच्य क्या है और कर्तृवाच्य क्या है। अब हम देखेंगे कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तित करते हैं। और ये वाच्य परिवर्तन जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वाच्य परिवर्तन को जानना, इससे प्रश्न भी काफ़ी आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे हम परिवर्तित करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि कर्ता कारक में करण कारक के चिन्ह से द्वारा का प्रयोग करना चाहिए। तो ये बात जो हमने की थी कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में हम करेंगे तो क्या करेंगे, ने जो है ना, इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, से या के द्वारा। इसको एक उदाहरण के द्वारा अगर इसको स्पष्ट करें तो शायद ज़्यादा आसान होगा। मैं चल नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, ठीक है, मुझसे चला नहीं जाता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मुझसे चला नहीं जाता, मैं में से लगाया तो क्या बनेगा, मुझसे बनेगा। ये रूपांतरण हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो मैं में जब से लगाया तो बन गया मुझसे, है ना, तो मुझसे चला नहीं जाता। तो इस तरह जो पहला वाक्य था मैं चल नहीं सकता कर्तृवाच्य था, जो दूसरा वाक्य था वो भाववाच्य में आता है। अब इस तरह हम अगर एक और उदाहरण ले लें जो कि कर्मवाच्य पर सटीक बैठे, तो राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, आप भी पुस्तक पढ़ सकते हैं ना, तो राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, उसकी जगह पे ये क्या हो गया, कर्मवाच्य हो गया। अब हम कहते हैं कि राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। अब हमने क्या किया कि कर्ता के बाद अगर ने है तो ने को हटा दिया, उसकी जगह पे से या के द्वारा लगा दिया। तो राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, इस उदाहरण को लिख देते हैं, ज़्यादा आसान होगा इसको समझना। राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, कौन सा वाच्य होगा ये, इसका उत्तर ये कौन सा वाच्य होगा, ये बहुत आसानी से आप सभी बता सकते हैं कि यह राकेश पुस्तक पढ़ रहा है। अब हम इसको बदलेंगे किसमें, कर्मवाच्य में। ये हो गया कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्या करना है, राकेश के बाद हमें लगाना है से या के द्वारा। तो अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा सूट करेगा, राकेश से पुस्तक या राकेश के द्वारा पुस्तक। तो राकेश के द्वारा पुस्तक ज़्यादा सही है, तो ये हो जाएगा राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। अब ये क्या हो गया, कर्मवाच्य हो गया। क्यों, क्योंकि जो क्रिया है वह किसकी अनुगामिनी है, कर्म की। कर्म क्या है, पुस्तक। ठीक है, यहाँ तक कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन हम इस तरह से कर सकते हैं। हम कुछ एक और उदाहरणों के बारे में भी जान सकते हैं, कुछ और उदाहरणों की हम चर्चा यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे फैक्ट्री बंद कर दी गई, फैक्ट्री बंद कर दी गई, फैक्ट्री बंद करा दी गई। इसी तरह भारतवासी महात्मा गांधी को नहीं भूल सकते हैं, भारतवासियों के द्वारा महात्मा गांधी को नहीं भूला जा सकता है। कुछ उदाहरण हम यहाँ भी देख सकते हैं। देखिए कर्तृवाच्य में जैसे शमनी पुस्तक पढ़ रहा है, कर्मवाच्य में शमनी द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। जो हमने उदाहरण लिया था पहला सेम उदाहरण था, तो आप बहुत आसानी से इसको हल कर पाए होंगे। अगला देखते हैं, झारखंड वासी बिरसा मुंडा को नहीं भूल सकते, क्या होगा। इसके लिए भी अभी जो दूसरा उदाहरण मैंने आपको दिया था वो भी इससे मिलता जुलता था, तो इसका सही उत्तर होगा कि झारखंड वासियों के द्वारा बिरसा मुंडा नहीं भुलाए जा सकते।
तीसरा है बच्चे शोर मचाएंगे। अब बच्चे के बाद से या के द्वारा लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम? बच्चों के द्वारा शोर मचाया जाएगा। तो इस तरह से हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में वाक्य को परिवर्तित करते हैं। अब हम देखेंगे कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में कैसे बदलते हैं। अगर आपने कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना जान लिया है तो कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना बहुत आसान हो जाता है। किस तरह से? तो कर्ता के अपने चिन्ह आवश्यकता अनुसार लगाना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि वाक्य अब जो हमारे पास होगा वो से या के द्वारा के साथ होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उसमें से या के द्वारा को हटाना है और उसके बाद हमें ने का चिन्ह लगाना है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कई बार ने का चिन्ह क्या होता है, विलोपित होता है, नहीं होता है, तो उसके लिए इस शून्य का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि कर्ता तो है लेकिन उसके साथ ने का चिन्ह जो है वो क्या है, विलोपित है। ये हो गया। उसके बाद कर्ता के बाद हमें क्या लगाना है, ने लगाना है, ठीक है। अगर विलोपित, आवश्यकता अनुसार हमें देखना होगा कि यहाँ पे विलोपित है या ने का चिन्ह हम लगाएंगे। इसके बाद है यदि वाक्य की क्रिया वर्तमान एवं भविष्य की है तो कर्तानुसार क्रिया की रूप रचना चाहिए। अब कर्ता के अनुसार हम क्रिया की रूप रचना करेंगे। जैसे भुलाए झारखंड वासियों द्वारा झारखंड वासी बिरसा मुंडा को नहीं भूल सकते, और जब हम इसका परिवर्तन करते हैं तो क्या बनाते हैं कि झारखंड वासियों के द्वारा बिरसा मुंडा नहीं भुलाए जा सकते, है ना। तो वो जो है काल का निर्णय वो हमें करना होगा कि कर्तानुसार उसको रखना है। इसके बाद है भूतकाल की सकर्मक क्रिया रहने पर कर्म के लिंग वचन अनुसार क्रिया को रखना चाहिए। लेकिन अगर पहले तो हम कर्ता के अनुसार रखेंगे, लेकिन अगर क्रिया भूतकाल की सकर्मक क्रिया है तब हम क्या करेंगे, तब हम कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्रिया को रखेंगे, ठीक है। और इसमें हमें एक खास बात जो ध्यान में रखनी है वो है कि मूल रूप से कर्ता को ही विषय बनाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम कर्ता को विषय नहीं बनाएंगे तब तक जो हमारा वाक्य है वो कर्तृवाच्य में नहीं होगा, ठीक है। अब हम कुछ उदाहरण को देखते हैं जो इससे संबंधित है। सुमित द्वारा कविता पढ़ी गई, ठीक है, सुमित द्वारा कविता पढ़ी गई। अब इसे अगर हम कर्तृवाच्य में बदलें तो क्या होगा, अब यहाँ पे द्वारा है, द्वारा को हटा देंगे, हो जाएगा ने। सुमित ने कविता पढ़ी, क्योंकि ये जो पढ़ी गई जो है, गई यहाँ पे हम हटा देंगे, कर्तृवाच्य में ये वाक्य बन के आएगा। ठीक इसी तरह हम देखते हैं मुझसे यह दृश्य देखा नहीं देखा गया। अब मुझसे की जगह पे क्या होता है, हमने पहले भी बात की है, मुझसे में से जब हम से हटा देते हैं कर्तृवाच्य में लाते हैं तो वो क्या हो जाता है, मैं हो जाता है, ठीक है। तो मैं यह दृश्य नहीं देख सका, मैं यह दृश्य नहीं देख सका। इसी तरह कर्मवाच्य में हम देखते हैं स्वामी जी द्वारा समाज सुधार के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। अब यहाँ पे द्वारा है, अब हम फिर से रचना करते हैं वाक्य की कि स्वामी जी ने समाज सुधार के लिए क्या कुछ नहीं किया। स्पष्ट है इतने सारे उदाहरणों से। अब हम देखते हैं कि कर्तृवाच्य से भाववाच्य में कैसे बदलेंगे, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में कैसे बदलेंगे। अभी हमने देखा कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में कैसे बदलेंगे। अब हम देखते हैं कर्तृवाच्य से भाववाच्य में कैसे बदलेंगे। तो पहला है कर्ता के साथ से के या द्वारा चिन्ह लगाकर उसे गौण किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ भी हमें क्या करना होता है, से के द्वारा लगाना होता है। दूसरा है कि मुख्य क्रिया को सामान्य क्रिया एवं अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में स्वतंत्र रूप में रखा जाता है। इसके बाद है भाववाचक में प्रायः आकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। इसकी बात भी हमने पहले की थी कि भाववाच्य में जो ज़्यादातर क्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, आकर्मक होती हैं ज़्यादातर। अब एक इसमें विशेष बात है जो कि नोट में यहाँ पे लिखी हुई है, क्या है, तो हिंदी में प्रायः निषेधवाचक भाववाच्यों का ही प्रचलन है, यानी कि नहीं वाले वाक्य रहेंगे। निषेधवाचक यानी कि जिसमें मना करने का बोध हो, मैं चल नहीं सकता, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं उठ नहीं सकता, मैं बैठ नहीं सकता, है ना,
इस तरह के जो वाक्य हैं उन्हीं का ज़्यादातर प्रयोग होता है निषेधात्मक वाक्यों का। तो अब अगर हमें पहचान करनी होगी कि यह भाववाच्य है या कर्मवाच्य है, तो हम कैसे करेंगे दोनों में अंतर? पहले तो हम अकर्तृवाच्य है ये हम जान लेंगे क्योंकि उसमें से या के द्वारा लगा होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर क्रिया कर्मक है तो भाववाचक है। दूसरा हम देखेंगे कि अगर निषेधात्मक क्रिया है तभी वह भाववाचक हो सकती है। तो इस तरह हम इसकी पहचान करने में भी इन नियमों से हमें सहायता मिलती है। कुछ उदाहरण देखते हैं इसके हम। कर्तृवाच्य में है उमेश हंसा, भाववाच्य में क्या हो गया? उमेश के बाद तो से लग जाएगा, उमेश से हंसा गया, है ना। अब हंसना, उमेश हंसा जो है क्रिया कर्मक है तो यह क्या हो जाएगी? भाववाच्य हो जाएगी। लेकिन अगर वहीं पे अगर यहाँ पे कोई ऐसा वाक्य होता है जिसमें क्रिया सकर्मक होती है तो यही वाक्य कर्मवाच्य हो जाता है ना। अब हम देखते हैं दूसरा, मैं गा नहीं सकता। मैं गा नहीं सकता भाववाच्य होगा मुझसे गाया नहीं जाता। यहाँ पे हम देखते हैं कि निषेधात्मक है, ये हमें पता चल जाता है कि यह निषेधात्मक है, तो यह क्या हो जाएगा? भाववाच्य के अंतर्गत आ जाएगा। फिर है मतलब यहाँ ये निषेधात्मक है तो ये भाववाचक जब हम बनाएंगे तो ये निषेधात्मक यहाँ पर रहेगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये भाववाच्य जो है वो निषेधात्मक है। इसके बाद है कर्तृवाच्य में अब चलते हैं, भाववाच्य में अब चला जाए। तो ये जो उदाहरण मैं आपके साथ लेकर आ रही हूँ ये सारे उदाहरण एक एक प्रकार के हैं, यानी कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ऐसा तो है नहीं ना कि राम पढ़ नहीं सकता तो बार बार यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो जितने टाइप्स हैं उन सब से चुनकर मैं आपके लिए एग्जाम्पल लाई हूँ ताकि आप बहुत आसानी से उन उदाहरणों के आधार पर अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वाच्य से संबंधित कुछ विशिष्ट बातें होती हैं, यानी कि जब हम वाच्य के बारे में जानते हैं तो इन बातों को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। कौन कौन सी बातें हैं वो? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कर्तृवाच्य के सकारात्मक वाक्यों में इसी सामर्थ्य को सूचित करने के लिए क्रिया के साथ सकना का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम पुस्तक पढ़ सकते हैं, सकते हैं, है ना। सकना का प्रयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है? तो कर्तृवाच्य के सकारात्मक वाक्यों में इस सामर्थ्य को बताने के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि असमर्थता के सूचक में भी सकना का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं चल नहीं सकता, मैं बैठ नहीं सकता, मैं पढ़ नहीं सकता, है ना, वह काम नहीं कर सकता, तो सकना का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। सामर्थ्य को सूचित करने के लिए और असामर्थ्य को सूचित करने के लिए सकना का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि कर्मवाच्य के वाक्यों में प्रायः क्रिया में जा रूप लगाया जाता है। जैसे किया जाता, किया गया, है ना। तो कर्मवाच्य के वाक्यों में प्रायः क्रिया में जा रूप लगाया जाता है। अंत में आ जो है वो ध्वनि वहां पर आपको मिलेगी। इसके बाद अकर्तृवाच्य में कहीं कहीं कर्ता का लोच नहीं, यह लोप है। ठीक है, कर्ता का लोप कर दिया जाता है। जैसे पेड़ नहीं कट रहा, पेड़ नहीं काटा जा रहा। ठीक है, तो कर्ता का वहां पर लोप कर दिया जाता है। और हम देखते हैं कि जो कर्म है, जैसे पेड़ नहीं कट रहा, इसमें तो कट रहा है, इसमें तो ये तो कर्म है, तो वहां पे कर्म से ही वाक्य शुरू हो जाती है, कर्ता का लोप वहां पे हो जाता है। अब है कि क्रिया के अचानक और स्वतः होने की स्थिति में कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। जैसे बस पलट गई और कई यात्री घायल हो गए। क्रिया अचानक हुई, स्वतः हुई, तो वहां पे कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाएगा। ये एक हो गया। इसके बाद है कार्यालयी भाषा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कार्यालयी भाषा में अधिकतर हम देखते हैं कि कर्मवाच्य में ही लिखी जाती है। जैसे आपको सूचित किया जाता है ना, क्यों ना आपको पद से मुक्त कर दिया जाए। इस तरह के शो कॉज जो आते हैं या ऑफिशियल जो लेटर होता है वो हमेशा कर्मवाच्य में ही होते हैं। लेकिन जब हम आदेश या अनुमति प्राप्त करना चाहते हैं, आदेश या अनुमति प्राप्त करना चाहते हैं, मान लेते हैं कि हम कहीं एम्प्लॉय हैं और हमें आदेश या अनुमति प्राप्त करनी है,
तो हमें भाववाची का प्रयोग करना होगा। जैसे अब यहाँ से चला जाए, तो इस तरह से आदेश या अनुमति प्राप्त करने के लिए भाववाचक जो भाववाच्य जो है उसका प्रयोग करना होता है। भाववाची की क्रिया सदा पुल्लिंग एक वचन में रहती है, उस पर कर्ता के लिंग वचन पुरुष का कोई असर नहीं पड़ता। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भाववाची की क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन में होगी, उसके ऊपर लिंग वचन कारक का, कर्ता के लिंग वचन पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये इतनी सारी बातें जो थी वो खास थी वाच्य के बारे में। तो इस तरह से हमने क्या क्या जाना आज की कक्षा में वाच्य में। तो वाच्य की परिभाषा क्या होती है, इसके बाद हमने जाना वाच्य के भेद कितने हैं, सभी भेदों की परिभाषा और उसके उदाहरणों को जाना। इसके बाद हमने देखा कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तित करते हैं, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में कैसे करते हैं। फिर हमने देखा कि कर्मवाच्य से भाववाच्य में कैसे परिवर्तित करते हैं। और इसके बाद हमने देखा कि वाच्य से संबंधित जो विशिष्ट बातें हैं वो क्या है। अब मुझे उम्मीद है कि आप कुछ प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे होंगे। आपकी इतनी जानकारी हो गई होगी कि आप थोड़ा बहुत जो है इसके बारे में आंसर कर सके इसके प्रश्नों का। तो कुछ प्रश्न आपके सामने हैं। अगर यहाँ पर कुछ प्रश्न आपके सामने हैं। सबसे पहले बहुत आसान प्रश्न से शुरू करते हैं, जिस प्रश्न को हमने यहाँ पे उदाहरण में भी कई बार कहा है, निश्चित रूप से आप उसको जानते होंगे। राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, यह कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या कर्तृवाच्य है, या इनमें से कोई नहीं है। राकेश पुस्तक पढ़ रहा है। इस प्रश्न में चूंकि पुस्तक कर्म है इसीलिए यह कर्मवाच्य होगा। पुस्तक कर्म है और क्रिया जो है वो उसकी अनुगामिनी है, तो यह कर्मवाच्य होगा। अगर इसी वाक्य को हमें राकेश पुस्तक पर है, यह कर्तृवाच्य, अगर इसी वाक्य को हमें कर्मवाच्य में परिवर्तित करना हो तो हम क्या करेंगे। राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, कर्तृवाच्य है, अगर इसी वाक्य को हमें कर्मवाच्य में परिवर्तित करना हो तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम राकेश के बाद से या के द्वारा लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। ठीक है। इसी तरह एक और उदाहरण लेते हैं, मुझसे बोझ उठाया नहीं जाता। अब देखिए इसमें क्या क्या है। सबसे पहले तो कर्ता के बाद से या के द्वारा है, मुझसे बोझ उठाया नहीं जाता। उसके बाद निषेधात्मक है और उसके बाद क्रिया जो है वो क्या है, अकर्मक है। अब क्या है, यह क्रिया कौन सी बनती है, यह बनती है भाववाचक क्रिया। अब हमें इसे बदलना है कर्तृवाच्य में। कैसे बदलेंगे, मैं, मुझसे तो हो जाएगा मैं, उसके बाद बोझ उठा नहीं, मैं बोझ नहीं उठा सकता। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैं चुप नहीं बैठ सकता। कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, कर्तृवाच्य है, क्या है, वाच्य की पहले पहचान करें। मैं चुप नहीं बैठ सकता कर्तृवाच्य है। अब हमें इसे बदलना है भाववाच्य में, तो कैसे बदलेंगे, मुझसे चुपचाप बैठा नहीं जाता। अब हम एक वाक्य देते हैं और आपको पहचान करनी है कि यह कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य है या भाववाच्य है। ठीक है। नौकर के द्वारा घर की सफाई की जाती है। सबसे पहले तो हमने देखा कि इसमें के द्वारा लगा हुआ है, यानी कि यह अकर्तृवाच्य होगा, यह कर्तृवाच्य तो बिल्कुल नहीं है। अब हमें चुनाव करना है कर्मवाच्य और भाववाच्य में। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो क्रिया है वह सकर्मक है, यानी कि जो वाक्य है वह क्या होगा, कर्मवाच्य के अंतर्गत आएगा। इसके बाद हम देखते हैं सलोनी नहीं हंसती। सलोनी नहीं हंसती, कैसे इसका हम बनाएंगे। अगर हमें इसे भाववाच्य में परिवर्तित करना हो तो सलोनी, इसके बाद से के द्वारा लगेगा, तो सलोनी से हंसा नहीं जाता। इस तरह के और भी बहुत से प्रश्न हो सकते हैं। आप पुराने क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देखिए। पुराने क्वेश्चन पेपर को देखने से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से हम तैयारी कर सकते हैं, किस तरह के प्रश्न और ज़्यादा आते हैं। तो उन प्रश्नों को देखिए
और उसमें मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के प्रश्न आएंगे। एक तो आएगा पहचान करने के लिए कि किस वाच्य में है, दूसरा आएगा कि परिवर्तित करके देखने के लिए कि यह जो है वो किस वाच्य में अगर हम परिवर्तित करते हैं इसको तो फिर सही उत्तर क्या होगा। ये 2 ही तरह के इसमें प्रश्न आते हैं। और एक जो सामान्य सा प्रश्न व्याकरण में सभी चैप्टर्स में आता है, उसमें परिभाषा और भेदों को लेकर के प्रश्न होते हैं, तो वो भी आ सकता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस कक्षा के द्वारा आपने वाच्य के बारे में जाना, समझा और अब आप इसका सफल प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें कहीं भी कठिनाई आती है समझने में तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का ज़रूर आंसर करना चाहूँगी। और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे सेट्स प्रैक्टिस करते हैं, तो आप अपने सेट्स को भी कमेंट में, अपने क्वेश्चनर को भी कमेंट में आप साझा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी, आपको इसकी समझ आपकी एक बनी होगी, आप समझने में इस वीडियो से आपको सहायता मिली होगी। धन्यवाद। जितना अधिक आप इसका अभ्यास करेंगे उतना ही ये आपके लिए ज़्यादा, आपकी इसकी समझ जो है वो ज़्यादा मजबूत बनेगी। धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं।